हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे प्री बोर्ड पेपर। बोर्ड के निर्देशानुसार जो अंक विभाजन किए गए हैं उन्हीं अंकों के अनुसार यह पेपर तैयार किया गया है। आज हम इस पेपर का विश्लेषण करेंगे तथा विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी अनिवार्य और समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। अब इसमें जो खंड ए है इसमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। और ये जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अर्थात हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में ये 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका हमें जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी मानी जाती है? सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली और विवरणात्मक शैली। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली मानी जाती है उल्टा पिरामिड शैली। तो उत्तर ब सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ? देखना आप, भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र है उसका नाम है बंगाल गजट। यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ यह हमें बताना है। तो 1780, 1826, 1947 और 1900। तो जो बंगाल गजट है इसका प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था, अर्थात भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है उसका प्रकाशन 1780 में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? यानी कि एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा और बोली। तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। तो उत्तर द सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को कहते हैं? जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आदि का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो उत्तर ब सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? तो यह हिंदी में प्रथम कविता है आत्म परिचय। इसके जो रचनाकार हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। तो उत्तर क्या सही रहेगा? उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन पाठ महादेव वर्मा की किस विधा की रचना है? ये जो भक्तिन पाठ है वो महादेव वर्मा की जो संस्मरण है उस विधा की रचना है। तो उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? बाजार दर्शन जो अनिवार्य हिंदी में पाठ है उसके जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार। तो उत्तर से ही रहेगा। अगला प्रश्न है, पतंग कविता में शरद की उपमा किस से दी गई है? इसे ऊपर कर लेते हैं पेज को थोड़ा। पतंग कविता में शरद की उपमा किस से दी गई है? अंधेरी रात से, नई चमकीली साइकिल से, तेज बारिश से और काले बादलों से। तो पतंग की जो उपमा है वो नई चमकीली साइकिल से दी गई है। तो उत्तर ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक यशोधर बाबू किस पद पर कार्यरत थे? सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, चपरासी और असिस्टेंट। तो जो सिल्वर वेडिंग कहानी है उसमें यशोधर बाबू हैं वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते हैं। उत्तर ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? जो जूझ उपन्यास है उसकी मूलतः भाषा मराठी है, अर्थात वो मराठी भाषा में लिखा गया है। तो उत्तर से ही रहेगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? गंगा, यमुना, सरस्वती और जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। उत्तर द से ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो प्रश्न है, डायरी के पन्ने पाठ की लेखिका है। ये वैसे सिलेबस में नहीं है भाई, थोड़ा सा ये एक प्रश्न टाइपिंग में आ गया होगा, ये अपने सिलेबस में नहीं है। जो डायरी के पन्ने पाठ है एक तरीके से ये अपने सिलेबस में नहीं है। वैसे इस डायरी के पन्ने की जो लेखिका है वो है एनी फ्रैंक है। उत्तर ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद में जो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा वो रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जो 6 नंबर के होंगे और 6 खाली स्थान होंगे। तो देखिए,
जिस शब्द शक्ति से शब्द के साधारण या व्यावहारिक अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं खालिस्तान शब्द शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार 6 प्रश्न खालिस्तान से संबंधित आएंगे और उन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं, जिस शब्द शक्ति से शब्द के साधारण या व्यावहारिक अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, यानी कि जिससे सीधा सीधा अर्थ बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी शेर है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है जहां जिसमें जिसके लक्षण प्रकट होते हैं, अर्थात जब मुख्यार्थ में बाधा होती है तब लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो शिवाजी शेर है, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो जहां कोई शब्द बार बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा बताई थी यमक अलंकार की, जहां कोई शब्द बार बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले वहां यमक अलंकार होता है। तो ये नीचे वाला खालिस्तान भी इससे संबंधित ही है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु हर अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित पूछे जाएंगे। तो गजट शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, गजट का मतलब होता है राजपत्र। गजट का मतलब होता है राजपत्र। अगला प्रश्न देखिए, क्योरोम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो क्योरोम का मतलब होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति। तो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसके बाद में देखिए आपके अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, यानी कि अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार से वो पैराग्राफ आएगा, 6 नंबर का पैराग्राफ होगा और उसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो हमें ये जैसे अपठित गद्यांश होगा इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है, बाद में ये जो प्रश्न पूछेगा इस पैराग्राफ को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो ये आप देख लेना इसको। आगे देखिए, फिर अपठित पद्यांश होगा, वो गद्यांश था, ये पद्यांश, ये भी 6 नंबर का होगा और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का ही होगा। यानी कि ये जो पैराग्राफ आ गया इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और ये जो 6 प्रश्न पूछे हैं हमसे, हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये भी आप देख लेना। इसके बाद में देखिए खंड ब, ये होता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न जिसका जो जवाब हमें 20 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो देखिए, किसंदा का वास्तविक नाम क्या था? किसंदा का सिल्वर वेडिंग पाठ के अनुसार हमें किसंदा का वास्तविक नाम बताना। तो किसंदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा किस से मिली? तो जूझ कहानी के जो लेखक हैं उनको कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो सौंदलगेकर नामक जो अध्यापक थे, मराठी पढ़ाते थे और खुद भी कविताएं रचते थे, उनसे इन्हें प्रेरणा मिली। यानी कि जूझ कहानी के जो लेखक है उन्हें कहानी लिखने की जो या कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो सौंदलगेकर जो अध्यापक थे उनसे मिली। अगला प्रश्न, ऊषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा गया है? ऊषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका सुबह के समय या भोर के समय आकाश में जो नमी रहती है या सुबह के समय को कहा गया है। अगला प्रश्न, लुट्टन पहलवान ने किस पहलवान को हराया था? तो लुट्टन पहलवान ने वैसे तो बहुत सारे पहलवानों को हराया था, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जा रहा चांद सिंह के बारे में। तो लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को हराया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का काम किसके निर्देशन में शुरू हुआ? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का काम सर जॉन मार्शल के निर्देशन में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यानी कि अपने जो सिलेबस में एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, है किस कविता या काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई। इस प्रकार अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
अब जो प्रश्न है उनका जवाब हमें 40 शब्दों में देना है। 7 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम की 2 प्रमुख कमियां लिखनी है हमें, यानी कि यह अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम की प्रमुख 2 कमियां हमें बतानी है। तो पहले देखना, यह माध्यम निरक्षर या अनपढ़ व्यक्ति के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि जो अखबार या पत्र पत्रिकाएं होती है वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। दूसरी कमी है, इसमें खबरों को रेडियो या टीवी की तरह तुरंत प्रसारित नहीं किया जा सकता। यह समय के पाबंद डेडलाइन होते हैं, यानी कि जिस प्रकार अगर कोई घटना होती है उसको रेडियो या टीवी पर तुरंत प्रकाशित कर दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़े समय के बाद प्रकाशित की जाती है। जैसे आज 10 बजे जो घटना हुई है उसे कल सुबह अखबार में प्रकाशित किया जाएगा, तो इसे तुरंत प्रसारित नहीं किया जाता। दूसरी सबसे बड़ी कमी यह हो गई। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फीचर और समाचार में कोई 2 मुख्य अंतर हमें स्पष्ट करने हैं। फीचर क्या होता है और समाचार क्या होता है, इन दोनों में हमें 2 अंतर बताने हैं। तो देखिए, समाचार का मुख्य काम सूचना देना है, जबकि फीचर सूचना के साथ साथ मनोरंजन और मार्गदर्शन भी करता है। समाचार का मुख्य काम तो होता है सूचना देना, लेकिन फीचर का काम होता है सूचना के साथ साथ मनोरंजन और मार्गदर्शन करना। दूसरा अंतर है, समाचार की शैली उल्टा पिरामिड होती है, जबकि फीचर की कोई निश्चित शैली नहीं होती, यह कथात्मक हो सकता है। समाचार जो है वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जबकि फीचर की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। तो ये समाचार और फीचर में 2 अंतर हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उल्टा पिरामिड शैली के तीनों भागों के नाम हमें लिखने हैं, यानी कि जो समाचार है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, उन तीनों का हमें नाम लिखना है। तो देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहले है लीड या इंट्रो। यह समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कहानी के कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे जैसे मुख्य सवालों के जवाब देता है। दूसरा जो है बॉडी, इस भाग में मुखड़े में बताई गई जानकारी का विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। और तीसरा है कॉन्सुलेशन, जिसे टैल भी कहा जाता है। यह समाचार का सबसे कम महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे में संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ, भविष्य की संभावना या पाठक के लिए अतिरिक्त जानकारी शामिल हो सकती है। तो समाचार के 3 उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। पहले लीड या इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा एक तरीके से समापन मान लीजिए, इसका मतलब होता है समापन। तो ये 3 भाग हैं, तीनों हमें बताने हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। देखना, भक्तिन के आ जाने से जो महादेव वर्मा है वो अधिक देहाती, देहाती का मतलब होता है एक तरीके से गांव की जो महिला रहती है, गांव की महिला जिस प्रकार से रहती है महादेव वर्मा भी उस प्रकार से रहने लगती है। तो अधिक देहाती कैसे हो गई ये हमें बताना है। तो देखिए, भक्तिन ने महादेवी को अपने गांव के खान पान जैसे मकई का दलिया, बाजरे के तिल वाले पुए की आदत डाल दी थी। वह शहर के तौर तरीके सीखने के बजाय लेखिका को अपने देहाती रंग में ढालने में सफल रही। इस वजह से जो महादेव वर्मा है वो अधिक देहाती हो गई। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता में कवि ने सुख को अस्थिर क्यों कहा है। तो देखिए, कवि के अनुसार सुख मानव जीवन में बादलों की छाया की तरह क्षणिक है। जैसे बादलों के पीछे बिजली और तूफान छिपा रहता है, वैसे ही सुख के पीछे दुख और संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए कवि ने सुख पर दुख की छाया कहा है कि जो सुख है वो बादलों के अनुसार है, बादलों के पीछे छिपी बिजली और तूफान की तरह होता है, जिसे वैसे ही सुख के पीछे दुख और संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपनी पत्नी की किस बात से नाराज रहते थे। तो देखिए, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के आधुनिक पहनावे, बच्चों के प्रभाव में आकर बदली हुई जीवन शैली से नाराज रहते थे। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में उनकी पत्नी का यह बेशर्म जैसा श्रृंगार सहाब है, सहाब इम्प्रॉपर है, सहाब या इम्प्रॉपर है, यानी कि उनकी जो पत्नी है वो आधुनिक पहनावे और बच्चों के प्रभाव में आकर बदली हुई जीवन शैली से नाराज थे। यानी कि उनकी जो पत्नी है वो बच्चों के अनुसार अपना जीवन यापन करती थी। इस वजह से उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में उनकी जो पत्नी है वो बेशर्म
और बेशरम जैसा श्रृंगार साहब जिसे इम्प्रॉपर कहते हैं करती है, इस वजह से वो अपनी पत्नी से नाराज थे। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पढ़ाई के लिए क्या प्रयास किए। यानी कि जूझ कहानी में जो लेखक की मां है वो उसे पढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करती है वो हमें बताना है। तो देखिए, लेखक की मां ने अपने पति दादा के डर के बावजूद लेखक को दत्ताजी राव के पास ले जाकर उनसे सिफारिश करवाई। उन्होंने दत्ताजी राव से झूठ भी बोला कि वह और बच्चा स्वयं काम कर लेंगे ताकि पिता उसे स्कूल भेजने को तैयार हो जाए। तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अब उसके पिता का डर भी लगता था, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो गांव का सबसे पैसे वाला आदमी था, या एक तरीके से कहे तो जमादार था दत्ताजी राव, उसके पास ले जाकर उनसे सिफारिश करते कि आप कहें मेरे पति को कि वो इसे पढ़ने के लिए भेज दे। इस प्रकार वो उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत या प्रयास करती है। तो ये खंड ब हो गया पूरा। इसके बाद में शुरू होता खंड स, सेक्शन सी। इसमें देखिए दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं जो 60 से 80 शब्दों में हमें देने हैं। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय बताया। जो बाजार दर्शन पाठ है जिनेंद्र द्वारा रचित है, इस पाठ में लेखक ने बाजार के जादू से बचने के लिए क्या उपाय बताया है। तो देखिए, लेखक जिनेंद्र कुमार के अनुसार बाजार के जादू से बचने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि जब भी आप बाजार जाए तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। यदि आप पहले से ही अपनी ज़रूरतों को निश्चित कर लेते हैं और मन में स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं कि आपको क्या खरीदना है, तो बाजार की चमक धमक आपको पथभ्रष्ट नहीं कर पाएगी। मन खाली होने पर बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण आप तक पहुंचता है और आप अनावश्यक वस्तुएं खरीदने लगते हैं। इसके विपरीत यदि मन भरा हो अर्थात लक्ष्य स्पष्ट हो तो बाजार की चकाचौंध आपको आनंद तो देगी, लेकिन वह आपको अपनी ज़रूरतों से दूर नहीं ले जा पाएगी। कहने का मतलब है, यदि व्यक्ति बाजार जा रहा है तो मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली का मतलब ये होगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ हमें खरीदनी है। अगर ऐसा विचार करके व्यक्ति बाजार में जाता है तो वो बाजार को सार्थकता भी प्रदान करता है। तो बाजार दर्शन में लेखक ने बाजार के जादू से बचने का ये उपाय बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, देखिए, काले मेघ का पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य और सहज प्रेम की विजय का द्वंद्व है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो काले मेघ का पानी दे है, यह जो पाठ है वह संस्मरण विज्ञान के सत्य और सहज प्रेम की विजय का द्वंद्व है, यह हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए, काले मेघ का पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य और सहज प्रेम की विजय का द्वंद्व है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न दोबारा आ गया, ये लाइन यहाँ तक नहीं है, ये हटा दीजिए आप। उत्तर देखिए यहाँ से, इस संस्मरण में लेखक जो विज्ञान और तर्क का पक्षधर है और उनकी जीजी जो लोक का आस्था और प्रेम का प्रतीक है के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने को विज्ञान की दृष्टि से पानी की बर्बादी मानते हैं, जबकि जीजी इसे एक आवश्यक अर्घ्य और दान मानती है। जीजी तर्क देती है कि बिना त्याग के दान संभव नहीं है और अपनी जरूरत की वस्तु का दूसरों के लिए त्याग करना ही सच्चा पुण्य। अंत में लेखक का तर्क उनकी जीजी के निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के सामने झुक जाता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन में मानवीय भावनाएं और सहज प्रेम कठोर वैज्ञानिक तर्कों से अधिक प्रभावी होते हैं। यानी कि वो विज्ञान के तर्क तो बहुत करते हैं लेखक, लेकिन अंत में वो अपनी जीजी की आस्था के सामने झुक जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि आस्थाएं होनी चाहिए। इस वजह से जो ये बताया गया कि जीवन में मानवीय भावनाएं और सहज प्रेम कठोर वैज्ञानिक तर्कों से अधिक प्रभावी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे बनाए रखा जा सकता है। आत्म परिचय के आधार पर हमें बताना है कि संसार में जितने भी कष्ट है उनको सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे बनाया जा सकता है, ये हमें कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय के अनुसार कवि संसार की कठिनाइयों और कष्टों को जग जीवन का भार मानते हैं, फिर भी वे प्रेम की मस्ती में डूबे रहते हुए शीतल वाणी में भी विद्रोह की आग रखते और अपने दुखों या रोदन में भी राग का अनुभव करते हैं। कवि का मानना है कि यदि मनुष्य
दुनिया की परवाह किए बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और हृदय में प्रेम का भाव रखे तो वह खंडर जैसी परिस्थितियों में भी महलों का आनंद ले सकता है। वे संसार की अपूर्णता को स्वीकार कर अपनी ही कल्पना के सुखद संसार में मग्न रहकर मस्ती का माहौल बनाए रखते हैं। तो आत्म परिचय कविता के आधार पर हमें इसका जवाब देना है और ये इसका उत्तर है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न आएगा, तो देखिए, कविता के बहाने कविता का मूल भाव अपने शब्दों में हमें स्पष्ट करना है कि जो कविता के बहाने इस कविता का मूल भाव या उद्देश्य क्या है। कविता के बहाने कविता का मूल भाव, ये तो प्रश्न होगा, दोबारा उत्तर देखिए यहाँ से। कुंवर नारायण द्वारा रचित इस कविता का मूल भाव कविता की अपार संभावनाओं और उसकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। कवि बताते हैं कि चिड़िया की उड़ान और फूल के खिलने के एक समय सीमा होती है, वे एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कविता की उड़ान और उसका प्रभाव काल और स्थान की सीमाओं से परे होता है। कविता की तुलना बच्चों से के खेल से करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे बच्चे खेलते समय अपने पराये या घर बाहर का भेद नहीं करते और सबको एक कर देते हैं, वैसे ही कविता भी शब्दों का एक खेल है जो बिना किसी भेदभाव के मानवीय संवेदनाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये इसका उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू किन संदर्भों में करते हैं। यानी कि जगह जगह जो यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग करती है, किन किन के लिए करते हैं वो हमें बताना है। तो यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग उन सभी स्थितियों के लिए करते हैं जो उनके पुराने आदर्शों और सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। कहने का मतलब है जो आधुनिकता से संबंधित है वो उन सभी बातों या आदर्शों को क्या कहते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। वे इसका प्रयोग अपनी पत्नी के आधुनिक पहनावे, अपनी बेटी के पश्चिमी रहन सहन, अपने बेटों की फिजूल खर्ची और उनके द्वारा घर में लगाए गए नए नए सामान जैसे फ्रिज गैस के लिए करते हैं। यहाँ तक कि वे अपनी ही शादी की 25वीं सालगिरह जिसे सिल्वर वेडिंग भी कहते हैं मनाने को भी समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं, क्योंकि यह उन्हें पाश्चात्य संस्कृति का ढोंग लगता है। यह जुमला उनके अकेलेपन और बदलते समय के साथ उनके द्वंद्वों को प्रकट करता है। यानी कि जितनी भी ऐसी बातें जो उन्हें एक तरीके से आधुनिकता से जोड़ती हैं, वो सारी चीज़ें या पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ती है, वे सारी बातें उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। इसके अथवा में भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जा सकता है, हमें यह बताना है। तो देखिए यहाँ से देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता विशेषकर मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ की नगर योजना में पानी के प्रबंधन और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ के हर घर में निजी स्नान घर और कुएं थे और शहर भर में लगभग 700 कुओं के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो का महाकुंड जिसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो उस समय की उन्नत जल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। साथ ही यहाँ की जल निकासी की नालियाँ पकी हुई ईंटों से ढकी हुई थी, जो यह सिद्ध करती है कि लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति अत्यंत जागरूक थे। इस वजह से मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो परिचय देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जो काव्य संग्रह है, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। साहित्यिक विशेषताएं देखिए, उनकी कविता में व्यक्तिकता, संवेदनशीलता और सरलता का अद्भुत संगम है। उन्होंने अपनी भावनाओं को सहज और मर्मस्पर्शी भाषा में व्यक्त किया है जो सीधे पाठकों के हृदय तक पहुंचती है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। आगे देखिए, इसके अथवा में परिचय आएगा, धर्मवीर भारती का हमें जीवन परिचय देना है।
धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, जहां से उन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और बाद में प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादन के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। मुख्य रचनाएं कनुप्रिया, अंधा युग जो गीति नाट्य, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है, काले मेघा पानी दे, ये संस्मरण है। साहित्यिक विशेषताएं देखिए, भारती जी के साहित्य में मानवीय मूल्यों, मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्षों और तार्किकता की प्रधानता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक जीवन की आस्था और आधुनिक वैज्ञानिक सोच के बाद बीच सुंदर संतुलन स्थापित किया है। तो ये होगा धर्म भारती का जीवन परिचय। तो यहाँ खंड स है वो समाप्त होता है, उसके बाद में शुरू होता खंड द। तो यहाँ देखिए, अब खंड जो द है, स है, खंड द है, इसमें पद्यांश पूछा जाएगा, जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यांश अपने पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा, उसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए, जैसे पंक्तियां आ गई आत्म परिचय कविता से कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इस प्रकार पद्यांश आ जाएगा, इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी। मैं तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें प्रसंग बताना है, फिर व्याख्या बतानी है, फिर विशेष बताना है। प्रसंग का मतलब ये हो गया कि ये जो पद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, कौन इसके रचनाकार है, क्या इसमें बताया गया है। व्याख्या में हमें इस पद्यांश का विश्लेषण करना है, और अंत में जो विशेष है उसमें हमें बताना है कि इसमें किस प्रकार की व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग हुआ तथा क्या मूल अर्थ इसका है। तो देखिए, यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिख भी बता भी रखा है संदर्भ। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। इसमें कवि ने अपने जीवन के अंतर विरोधों और प्रेम की अनन्य शक्ति का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए अब इसकी। कवि कहते हैं कि उनके रुदन दुख में भी प्रेम का संगीत छिपा है। उनकी वाणी भले ही शीतल और कोमल है, लेकिन उसमें विचारों की उष्मा और जोश आग मौजूद है। उनके पास भले ही प्रेम की स्मृतियों का एक टूटा हुआ खंडर है, लेकिन वह खंडर इतना मूल्यवान है कि उस पर राजाओं के भव्य महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। बाद में विशेष देखिए, इसके बाद में विशेष देखिए आप। विरोधाभास अलंकार, रोदन में आग, शीतलवाणी में आग। विरोधाभास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ दो विपरीत गुणों का एक साथ दिखाया गया। भाषा तत्सम प्रधान साहित्य खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। आत्मकथात्मक शैली है, जिसमें कवि स्वयं के बारे में बता रहे हैं, और भाव कवि ने स्पष्ट किया है कि भावनाओं की शक्ति महलों के वैभव से कहीं अधिक ऊंची होती है। तो इस प्रकार हमें ये व्याख्या करनी है। चलिए बढ़ते हैं, इसके अथवा में भी एक व्याख्या आएगी, उसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रातः नभता बहुत नीला शंख, जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। तो मैंने तरीका बता दिया। सबसे पहले आपको ये संदर्भ लिखो तो ठीक है, वरना प्रसंग तो लिखना ही लिखना आपको, और संदर्भ लिखो और प्रसंग लिखो तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद में देखिए आप, जैसे संदर्भ कर दिया, प्रसंग कर दिया, उसके बाद में व्याख्या, उसके बाद में विशेष हमें लिखना है। विशेष में जैसे मैंने बता दिया कि व्याकरणिक जो प्रयोग हुआ उसका वर्णन हमें करना, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ तथा क्या मुख्य उद्देश्य इसका है वो हमें बताना है। इसके बाद में ये हो गया पद्यांश से संबंधित जो पैराग्राफ है वो। उसके बाद में आएगा गद्यांश से संबंधित पैराग्राफ है। जैसे निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग हमें व्याख्या करनी है। तरीका वही है, इसमें भी सबसे पहले प्रसंग करना है, फिर व्याख्या करनी है, फिर विशेष करना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये आ गया संदर्भ, ये आ गया प्रसंग, ये आ गई व्याख्या। इसके बाद में ये जो विशेष है वो भी हमें बताना है। विशेष में इसमें भी वही बताना है कि इस पैराग्राफ में कहाँ कहाँ थोड़े अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा किन विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। इसके अथवा में भी एक जो है पैराग्राफ आएगा,
गद्यांश आएगा उसकी भी हमें मतलब दोनों में से हमें एक का करना है गद्यांश, दोनों गद्यांश में से हमें किसी एक गद्यांश की सह प्रसंग हमें व्याख्या करनी है। तो ये गद्यांश हो गया। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए आप, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से कक्षा से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि परिवर्तन से संबंधित एक अधिसूचना नोटिफिकेशन तैयार करना है। या तो इसके भी अथवा में दूसरा प्रश्न आएगा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा की ओर से स्टेशनरी लेखन सामग्री क्रय करने हेतु निविदा का प्रारूप हमें तैयार करना है। तो चलिए ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने पहले जो कक्षाएं अपलोड की थी उसमें बता दिया है, निविदा के बारे में मैंने पहले बता दिया है। आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद में अंत में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। तो देखिए इस प्रकार 4 से 5 ऑप्शन आपके पास होंगे, उनमें से हमें किसी एक टॉपिक पर या एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। निबंध लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि निबंध लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सिस्टमेटिक होता है। जैसे निबंध लिखते हैं अपन, ये मान लीजिए ये बाल श्रम एक अभिशाप है, इसमें देख लेते हैं। या फिर ये देखिए आज के लिए ठीक है, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। तो जैसे ये मान लीजिए हमें इस पर निबंध लिखना है तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रस्तावना, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है प्रस्तावना में, बाद में हमें इसकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद में लिखना है हमें सोशल मीडिया एक वरदान, फिर इसमें भी हमें डिटेल लिखनी है। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा सोशल मीडिया एक अभिशाप, इसमें भी हमें डिटेल लिखनी है। वरदान का मतलब इसका क्या क्या फायदा हुआ और अभिशाप का मतलब इसका क्या क्या नुकसान हुआ है। इसके बाद में इस अभिशाप या इस वरदान अभिशाप से कैसे बचा जा सकता है, अर्थात इन दोनों का सामंजस्य बिठाकर हमें ये चौथा पॉइंट तैयार करना है। पांचवा जो पॉइंट है वो होता है निष्कर्ष का। इसमें हमें संपूर्ण जो निबंध अपन ने लिखा है उस संपूर्ण निबंध को 2 से 3 लाइनों में हमें व्यक्त करना है। तो कहने का मतलब है यदि आप सीधा निबंध लिखोगे तो आपको जैसे मान लीजिए 5 नंबर का ये निबंध पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, तो यदि आप सीधे पैराग्राफ के तौर पर लिख रहे हो तो आपको 2 से 2.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो, प्रस्तावना है, सोशल मीडिया एक वरदान है, सोशल मीडिया का अभिशाप है, तथा दोनों के सामंजस्य से जैसे इस अभिशाप को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे निजात पाई जा सकती है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और पांचवा जो पॉइंट है वो है निष्कर्ष के रूप में। तो इस प्रकार आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो 5 नंबर का जो ये प्रश्न है उसमें से आपको 4 या 4.5 अंक आराम से मिल जाएंगे। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि यदि निबंध आप करो तो पॉइंट टू पॉइंट आपको करना है। आज की क्लास में अपन ने प्री बोर्ड पेपर का विश्लेषण किया। यह प्री बोर्ड पेपर बोर्ड के निर्देशानुसार जो अंक विभाजन किए गए थे उसी के अनुसार इसको तैयार किया गया था। ऐसे ही 5 प्रश्न पत्र और लेकर आएंगे जिसके अपन विश्लेषण करेंगे। यह जो प्रश्न पत्र है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।